everyone, welcome back to my channel. So this is Shreya and today we are going to read and we are going to observe about a very important date in the history. That is 14th July 1789. Yes, mostly of you are aware of this date. But those who aren't aware, let me tell you that on 14th July 1789 the French Revolution was held. Okay, so first of all, let us know that what do you mean by the revolution? So dear buddies, the term revolution refers to an action of violence by people to make changes in the government policies or rules. Okay, which means that वो एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल होता है और उस ग्रुप ऑफ पीपल में वो लोग एक तरह का वॉलेंस का एक्ट करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट जो भी रूल या फिर पॉलिसी लाई है उसको वो चेंज कर सकें. ठीक है, इसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन. अब हम जानेंगे कि जो फ्रांस है वो कहाँ लोकेटेड है. एशिया के जस्ट बगल में यूरोप कॉन्टिनेंट है और उस यूरोप कॉन्टिनेंट में फ्रांस लोकेटेड है. ओके, जब हम फ्रांस के रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि उस वक्त फ्रांस का राजा कौन था जब ये रिवॉल्यूशन हुआ था. उस वक्त फ्रांस का राजा था लुई 16. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. लुई 16 जो थे वो फ्रांस के किंग थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ओके, इनके बारे में बहुत ही मिनी डिटेल मैंने दे रखी है दैट ही बिलोंग टू द बॉर्बन फैमिली ऑफ रॉयल्स. वहाँ की एक बॉर्बन फैमिली थी रॉयल्स की, उसी से वो बिलोंग करते थे. उनका जन्म पैलेस ऑफ वर्साइल्स में हुआ था, जो कि फ्रांस के पैलेस को पैलेस ऑफ वर्साइल्स कहते हैं. ठीक है, और 23 अगस्त 1754 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 21 जनवरी 1793 में. ओके, इसमें एक चीज़ हमें पता रहनी चाहिए कि ये जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स है वो फ्रांस का पैलेस है. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड लेट अस नो अबाउट द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हम लोग देखते हैं कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि लोगों ने किया था इसका कॉजेस क्या था, ये क्यों करनी पड़ी. ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो सिर्फ एक फ्रांस के लिए ही नहीं था, सिर्फ एक फ्रांस के लिए लैंडमार्क नहीं था, बट टू द होल वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा ये रिवॉल्यूशन हुआ जो कि एक ह्यूमैनिटी को एक प्रिंसिपल देता है यानी कि मानवता का सिद्धांत देता है, which gives to humanity a principle of equality, liberty and fraternity. यानी कि वो ह्यूमैनिटी को समानता, स्वतंत्रता और फ्रैटर्निटी यानी कि प्रोफेशन का अधिकार देता है. ठीक है, ये जो रिवॉल्यूशन था वो 14 जुलाई 1789 को अकर हुआ था और इसकी जो शुरुआत थी वो भी 1789 में ही हुई थी. ओके, और ये बहुत ही अलग अलग तरह के कॉजेज़ की वजह से हुआ था. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या रीज़न्स थे कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हेल्ड हुआ. ओके, उसके बहुत सारे रीज़न्स थे जैसे कि पॉलिटिकल कॉजेज़, इकोनॉमिकल कॉजेज़ और इमीडिएट कॉजेज़. तो चलिए हम वन बाय वन इसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले जो है वो है पॉलिटिकल कॉजेज़. ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज़ कुछ यूँ थे कि लुईस 15, 14 and 16 used their power and rights for their own selfishness instead of welfare of the country. लुईस 15, 14 और 16 जो थे ये लोग अपने जो भी राइट्स थे, जो भी पावर थे, ये सिर्फ अपने लिए ही, अपनी सेल्फिशनेस के लिए ही वो यूज़ करते थे, ना कि उनका जो स्टेट है वहाँ के लोगों के लिए. वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए ही वो अपने पावर्स को, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते थे. सेकेंड वन जो था वो डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट्स ऑफ किंग के ऊपर बिलीव करते थे. अब ये डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट्स ऑफ किंग था क्या? This theory derived that their authority from God and could not therefore be held accountable for their actions by any otherly
ऑथोरिटी सच एज अ पार्लियामेंट, यानी कि जो किंग्स होते हैं वो गॉड से ऑलरेडी अपनी ऑथोरिटी डराइव कर लिए रहते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि जो किंग है वो जन्मांतर, किंग की फैमिली में जितने भी लोग जन्म लेंगे वो वही किंग बनेंगे, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है अकॉर्डिंग टू द डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट्स ऑफ किंग। सो इससे हमें पता चलता है कि फ्रांस जो था वो मोनार्की था। ठीक है, मोनार्की क्या होता है हम लोग पहले ही जानते हैं कि जो भी डायनेस्टी वाइज जो भी रूलर्स बनते हैं विदाउट इलेक्शंस ऑफ द पीपल, देन दिस टाइप ऑफ स्टेट इज कॉल्ड मोनार्की। ओके, सो इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रांस की जनता मोनार्की थी। ओके, मूविंग फर्दर, देयर वॉज नो यूनिफॉर्म लॉ फॉर द होल कंट्री, यानी कि पूरी जो कंट्री थी, पूरा जो स्टेट था, उसके लिए कोई एक फिक्स्ड लॉ नहीं था। मतलब वहाँ पे अगर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि वहाँ पे 3 स्टेट्स डिवाइड किए जाते थे और उसमें अलग अलग तरह के लॉज अलग अलग लोगों के ऊपर यूज़ किए जाते थे। यानी कि फ्रांस में जो था वो कोई भी यूनिफॉर्म, कोई भी फिक्स्ड लॉ नहीं था। मूविंग फर्दर, द रूलर्स ऑफ द फ्रांस वर इनएक्सपीरियंस्ड, स्टूपिड, वीक, करप्ट एंड ऑटोक्रेटिक। यानी कि जो फ्रांस के रूलर थे उनके पास कोई भी राज करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जाहिर सी बात है, अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उनको लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि लोगों को क्या क्या परेशानियां होती हैं। यहाँ तक कि वो फ्रांस के जो किंग थे वो बहुत ही वीक थे, स्टूपिड थे। यानी कि किसी भी राजा से अगर वहाँ पे हमलावर अगर वहाँ पे हमला कर देते तो फिर वो इतनी आसानी से जीत नहीं पाते थे। ओके, और वो वहाँ के जो किंग थे वो करप्ट भी थे, यानी कि वहाँ के लोगों के ऊपर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार किए जाते थे। और साथ ही साथ वहाँ के किंग ऑटोक्रेटिक थे, यानी कि वहाँ के जो किंग थे वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, उन्हें किसी ने इलेक्शन से इलेक्ट नहीं किया था, वो डायनेस्टी वाइज खुद ही अपने आप को रूलर घोषित कर देते थे। ठीक है, और फ्रांस जो था वो अपनी ग्लोरी, अपनी प्रेस्टीज जो भी थी उन सबों को उसने लॉस्ट कर दिया। क्यों लॉस्ट कर दिया? बिकॉज बहुत सारे वार्स में वो सिर्फ हारता ही रहा, डिफीट ही होता रहा। ठीक है, उन्होंने कभी भी वार उन्होंने बहुत बार जीते तो होंगे, बट इस वक्त लगातार वो जो है वार डिफीट हो रहा था वार में। ठीक है, तो इसीलिए फ्रांस की जो ग्लोरी थी, जो पहले जैसी रौनक थी उसकी, जैसा उसका रौब था, वो अब गायब हो चुका था। दे वर प्लेजर लविंग एंड एक्स्ट्रावेजेंट, वो लोग एक्स्ट्रावेजेंट थे और प्लेजर लविंग थे। यानी कि देखियो जो वहाँ का जो फ्रांस का जो फोर्ट था ना, तो लुई 16 उस फोर्ट को ही दिखाने में लगे रहते थे कि हाँ कुछ भी हो, कुछ हो या ना हो, बट उनका जो फोर्स है, उनका जो फोर्ट है वो सब एकदम बढ़िया मेंटेन्ड होना चाहिए। वो सिर्फ दिखावे में, आडंबरों में यकीन रखते थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सोशल कॉजेज़ के बारे में। ठीक है, ऐसी कौन सी सोशल कॉजेज़ थी कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर हुआ। सो जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप्स में बटी हुई थी, जिसे स्टेट्स कहते थे। ठीक है, और इससे ना इनइक्वालिटीज़ जो है, इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे इनइक्वालिटी कितनी थी, कितनी वहाँ पे डाइवर्सिटी थी लोगों में। ठीक है, तो वो 3 कैटेगरीज जो थी वो कुछ इस तरीके से थी कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी रहा करते थे, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी रहा करते थे, और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल को कैटेगराइज किया जाता था। ठीक है, अब क्लर्जी क्या होता है, ये एक नया टर्म है। तो क्लर्जी जो है वो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। यानी कि जो क्लर्जी हैं वो स्पेशल फंक्शन सर्व करते थे चर्च में, उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है, क्लर्जी। नोबिलिटी जो किंग के मिनिस्टर, किंग के जो नोबल्स होते थे, जो वहाँ के दरबारी होते थे, उन्हें यहाँ पे नोबिलिटी कहा गया है। और कॉमन पीपल यानी कि वहाँ की सम्मानित जनता, वहाँ की कॉमन लोग, जिसमें से कि मिडिल क्लास और लो क्लास के लोग उसमें रहते थे। कुछ लोग उसमें पढ़े लिखे भी रहते थे, बट कुछ लोग बहुत ही गरीब और इलिटरेट रहते थे। ठीक है,
अब हम एक काम करते हैं कि हर एक स्टेट को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेट में चर्च के फादर रहा करते थे, यानी कि जो चर्च होता है वहाँ के जो मेन हेड होते हैं उन्हें चर्च फादर कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेट में जो था वो चर्च के फादर रहा करते थे, और क्लर्जीमैन जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा वो, और साथ ही साथ बाइशॉप्स, ये भी चर्च के स्टाफ थे। ओके, तो जो फ्रांस था वहाँ की जो 1/5 लैंड थी वो इसी स्टेट के लोगों के बिलोंग करती थी, यानी कि वहाँ पे जो लैंड था ना, तो उसका अगर हम लोग 1/5 पार्ट कर दें तो वो जो 1/5 पार्ट था वो ये क्लर्जी या फिर जो फर्स्ट स्टेट वाले जितने भी लोग थे उन्हीं से बिलोंग करती थी। और यहाँ तक कि ये जो टाइट्स ये टर्म है रिलीजियस टैक्सेस का, ठीक है। ये रिलीजियस टैक्सेस एंड चर्च गिफ्ट्स आर द सोर्सेस ऑफ देयर इनकम, जो कि थर्ड स्टेट इन्हें प्रोवाइड करती थी। थर्ड स्टेट इन्हें रिलीजियस टैक्सेस यानी कि टाइट्स और गिफ्ट वगैरह इन्हें प्रोवाइड करती थी, जो कि ये लोग एक्सेप्ट करते थे, और यही इनके इनकम का सोर्स था। मूविंग फर्दर, दे वर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। वो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे और इन्हें कोई भी टैक्सेस, किसी भी तरह का टैक्स जो है वो इन्हें पे नहीं करना पड़ता था। मूविंग फर्दर, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड स्टेट के बारे में। फर्स्ट स्टेट के लोग में ये आप देख सकते हो ये फिगर, ओके, ये एक क्लर्जी मैन का है जो कि फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे। सेकेंड स्टेट में हम बढ़ेंगे तो सेकेंड स्टेट में नोबल्स, लैंडलॉर्ड्स और अरिस्टोक्रेट्स रहते थे, ठीक है। और उसमें अगर फ्रांस की जो लैंड प्रॉपर्टी है उसका 1/4 जो है वो सेकेंड स्टेट वाले लोगों से बिलोंग करता था। They also enjoy special privileges, facilities which led a happy life. यानी कि सेकेंड स्टेट के लोगों को एक स्पेशल तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता था, लोगों से प्रिविलेजेस उन्हें प्रोवाइड किए जाते थे, हर तरह की फैसिलिटीज़ उन्हें मिलती थी और इन्हें कोई भी टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था। और साथ ही साथ दे एंजॉयड सम अदर मोर राइट्स लाइक फिशिंग, हंटिंग एंड एक्सेट्रा। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड स्टेट में जिसमें रहते थे कॉमन पीपल। थर्ड स्टेट में जो था वो 2 ग्रुप्स के तरह के लोग रहते थे। 2 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया गया था। पहला ग्रुप था मिडिल क्लास और दूसरा था कॉमन पीपल, ठीक है। मिडिल क्लास जो था वो उसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, फिलोसफर, टीचर्स, इस तरह के लिटरेट लोग रहते थे। उनका जो मेन रोल था वो लोगों को इंस्पायर करना और लोगों को अवेयर कराना इस रिवॉल्यूशन के बारे में, उनका मेन रोल यही था, ठीक है। दे ऑल्सो हैड टू पे ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इन्हें भी हर एक तरह का टैक्स जो है पे करना पड़ता था। जो कॉमन लोग थे उसमें पुअर फार्मर्स, पीजेंट्स, लेबर, सर्वेंट, ये सारे लोग कॉमन पीपल में आते थे। इन्हें हर एक तरह का टैक्स देना पड़ता था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, रोड टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, और भी जो भी रिसोर्सेज ये लोग यूज़ करते थे उसके टैक्सेस इन्हें पे करने पड़ते थे। सो आप इसमें देख सकते हो कि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थी वो 10% फॉर्म करती थी, केवल 10% लोगों का ये फॉर्म करती थी। बट जो थर्ड स्टेट था वो 90% फ्रांस की पॉपुलेशन का फॉर्म करता था। लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थी उन्हें 40% ऑफ नेशनल वेल्थ एंजॉय करने को मिलता था। बट जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो लोग 81% अपनी इनकम का 81% टैक्सेस के तौर पे दे दिया करते थे, जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता था, जिसके वजह से। ओके, अब सोशल कॉज तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिकल कॉजेस पे, ठीक है। तो जो द फ्यूचर गवर्नमेंट वॉज केप्ट अंडर अ हैवी डेब्ट, यानी कि जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसके बाद जो गवर्नमेंट आने वाली थी, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली थी, उसके लिए कुछ भी बचा ही नहीं था। वो उसे एक एम्प्टी ट्रेजर दिया गया था, उसे यहाँ तक कि एक तो कुछ दिए भी नहीं बट ऊपर से एक हैवी डेब्ट लगा दिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कर्ज उनके ऊपर छोड़ दिया।
The large amount of national income was luxurious and helping in American War of Independence up to 7 years made France bankrupt. यानी कि जो बहुत ज़्यादा नेशनल जो इनकम था उसकी जो बहुत ज़्यादा अमाउंट थी वो सिर्फ किंग को अपनी ट्रेजरी बढ़ाने में, अपना महल को और भी अच्छा करने में, अपने पैलेस को और भी लग्जरियस दिखाने में उसी में उठ गए, उसी में सारे पैसे खर्च हो गए। और साथ ही साथ जो अमेरिकन वार था जो कि इंडिपेंडेंस के लिए अपनी अमेरिकन जो स्टेट्स थे वो सारे वार कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, और उसमें फ्रांस ने उनकी हेल्प की, जिसके वजह से फ्रांस जो था वो और भी बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया कह सकते हैं। ठीक है। और जो टैक्सेशन की जो सिस्टम थी, टैक्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए थे, ये सारे भी बहुत ही डिफेक्टेड हो गए थे। इसी वजह से जो फ्रांस के लोग थे वो और भी भड़क गए और ये फ्रांस रिवॉल्यूशन करने का उन्होंने फैसला किया। और साथ ही साथ टू इम्प्रूव एंड रिड्यूस इकोनॉमिकल क्राइसिस, लुई 16 इम्पोज न्यू टैक्सेस ऑन कॉमन पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट। ये हमने अभी बताया कि थर्ड स्टेट के लोगों के लिए उन्होंने नए नए रूल्स, नए नए टैक्सेस और भी बढ़ा दिए, जिसकी वजह से फ्रांस की जनता को बहुत ही गुस्सा आया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज़ पे। तो साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में ये है कि जो फिलोसोफर्स थे फ्रेंच की सोसाइटी के, वो कॉमन लोगों को ये इस बात से उनसे रूबरू करवाते थे कि ये जो चर्च के पर्सन हैं, जो भी प्रिविलेज क्लासेस और जो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं, उनमें कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ कितना गलत हो रहा है। इस बात से वो लोग फिलोसफर्स जो हैं वो लोगों को, कॉमन लोगों को, पुअर लोगों को रूबरू करवाते हैं और उन्हें उनके दिमाग में इस बात का ये बैठा देते हैं कि हाँ, हमें रिवॉल्यूशन करना है, हमें अपना हक चाहिए। वो लोग उन्हें रिवॉल्यूशन के लिए इनकरेज करते हैं और इसी वजह से ये जो फ्रांस रिवॉल्यूशन था वो आकर होता है। तो ये था हमारे पार्ट 1 वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।